निर्णय करने के लिए हमें वाद की आवश्यकता होती। परस्पर संवाद न करें तो हमारे संशयों की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसके लिए निर्णय तक, संशय से निर्णय तक की हमारी विज्ञान की यात्रा है, और वह विज्ञान यात्रा हमारी पूर्ण हो, इसके लिए आगे महर्षि गौतम ने वाद, जल्प, वितंडा इत्यादि प्रमेय पदार्थों का स्वरूप उपस्थापन किया। ये केवल उस पदार्थ तत्व को जानने की प्रक्रिया का भाग है न्याय दर्शन का। तो वस्तुतः कथा नाना प्रकार के लोगों के द्वारा एक विषय को लेकर के जो परस्पर विचार विमर्श करना, वाद विवाद, यही कथा शब्द से कहा जाता है। वही वाद, जल्प, वितंडा 3 रूपों में विभक्त है। वाद कहते हैं तत्व बुभुत्सो कथावाद। तत्व बुभुत्सु माने बोद्धुम इच्छु बुभुत्सु, तत्व को जानने की इच्छा से जो विचार विमर्श में प्रवृत्त है, उस कथा को, जो विचार विमर्श एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा है, दोनों ही पक्ष प्रतिपक्ष हैं, वह मिलकर के विचार विमर्श करके तत्व ज्ञान के लिए जहां प्रवृत्त है, ऐसे परस्पर संवाद को वाद कहा गया है, जिसका लक्षण किया गया प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयवोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद। प्रमाण और तर्क के द्वारा जहां साधन अपने पक्ष का किया जाए और दूसरे पक्ष का उपालंब किया जाए, जो अपने सिद्धांत के विरुद्ध ना हो, जहां पर अर्थानुमान दूसरे को ज्ञान कराने के लिए प्रतिज्ञादि पंच अवयव वाक्यों का प्रयोग किया गया हो, ऐसा जो पक्ष और प्रतिपक्ष इनका परिग्रह ग्रहण करना, यही वाद कथा है। आगे जल्प। जल्प कहते हैं विजिगीषु कथा जल्प। कभी कभी हम एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे से अपने आप को अधिक दिखाने के लिए कि मेरा ज्ञान तुमसे अधिक है, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम्हारा पक्ष गलत है, इस भाव से जहां हम परस्पर विवाद के लिए और आपस में विचार विमर्श के लिए प्रवृत्त होते हैं, वो कथा जल्प कहलाती है। यह वाद कथा से विलक्षण इसलिए है कि इसमें वाद कथा का स्वरूप तो है ही, लेकिन वाद कथा से अतिरिक्त छल, जाति और निग्रह स्थान का भी प्रयोग किया जाता है। वाद कथा में पक्ष प्रतिपक्ष है, प्रमाण तर्क है, पंचावयवों के द्वारा वो कहा जा रहा है, अपने अपने सिद्धांत को, पक्ष को रख रहा है। वहां छल का प्रयोग नहीं होता वाद में, क्योंकि वाद कथा के लोग तत्व ज्ञान के लिए प्रवृत्त हैं। वह एक दूसरे को नीचे या ज्यादा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, दोनों मिलकर चाहते हैं कि जहां संशय है उसका निश्चय हो जाए। लेकिन यहां यह है कि वस्तु तो जानता हुआ व्यक्ति प्रतिपक्ष को गिराने के लिए छल, जाति और निग्रह स्थानों का भी प्रयोग करता है। ये छल, जाति, निग्रह स्थान हम आगे बतलाएंगे। जैसा कि न्यायालय में आधुनिक काल में आप देखेंगे तो अपने पक्ष को जिताने के लिए वह जो पक्षकार व्यक्ति है, वह अपने पक्ष को दूषित जानता हुआ भी अपने तर्कों के द्वारा उसे अदूषित सिद्ध करके उससे विमुक्ति दिलाना चाहता, दंड संहिता से बाहर लाना चाहता है। तो ये जल्प जो है, ये दूसरे प्रकार का विचार विमर्श है, जहां वाद के सारे साधन प्रयुक्त होते हैं, लेकिन छल, जाति और निग्रह स्थान भी प्रयुक्त होते हैं। अपने पक्ष का साधन दूसरे पक्ष का खंडन किया जाए, वो जल्प कहता है। तीसरी कथा है, तीसरा विचार विमर्श का स्वरूप है वितंडा। यहां पूर्व जो जल्प कहा गया, वाद कहा गया, वो उसकी सारी प्रक्रिया चलती है, लेकिन यहां एक पक्ष अपना कोई पक्ष नहीं रखता। वह तर्क रखता है कि मेरा पक्ष क्या है ये मैं नहीं कहना चाहता, तुम्हारा पक्ष ठीक नहीं है। तो सा प्रतिपक्ष स्थापना ही नो वितंडा। दूसरे के पक्ष के खंडन में ही तात्पर्य है, मेरा पक्ष क्या है इससे मतलब नहीं, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। इस तरीके से परपक्ष खंडन मात्र का प्रयोजन रखने वाला जो विचार विमर्श है, उसे वितंडा कहते हैं। तो वाद, जल्प, वितंडा, ये 3 प्रकार का जो स्वरूप है, ये विचार विमर्श का स्वरूप रख दिया गौतम ने। आगे अनुमान में हेत्वाभास का प्रयोग होता है। जैसे हमने अभी पर्वत का एक दृष्टांत दिया कि पर्वत बनने वाला है धूम वाला होने से, तो ये धूम जो है ये हेतु है, यह बनने को सिद्ध कर रहा है। ऐसे ही सारे अनुमानों की प्रक्रिया में
हेतु दिए जाते हैं, जो अपने साध्य से संबद्ध होके हेतु का दर्शन करके परोक्ष वस्तु का ज्ञान कर लेते हैं। अनुमान तीनों कालों के पदार्थों को विषय करता है। अतीत, अनागत, वर्तमान सारे विषय अनुमान के द्वारा जाने जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अंतरिक्ष इत्यादि की यात्रा जब करता है तो गणितीय अनुमानों के आधार पर ही वह निश्चित करता है कि हमारा ये विमान यहाँ से इतनी दूरी तक जाना है। ये सारे अनुमान की प्रक्रिया के अंतर्गत परोक्ष अर्थ होते हैं। यहाँ हेत्वाभास जो गलत हेतु होते हैं, जिन हेतुओं के द्वारा अनुमान करने पर ज्ञान गलत हो जाए, उन हेतुओं को ही हेत्वाभास कहा जाता है। वो हेतु दोष और दुष्ट हेतु दो रूपों में विभक्त हैं। हेतोः आभासा हेत्वाभासा हेतु दोषा और हेतुवदाभासन्ते हेत्वाभासा दुष्ट हेतवा। हेतु दोष 5 हैं: व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाध। ये दोष हैं, ये हेतुओं में रहते हैं, इनका विशद विवेचन है। और इन दोषों से युक्त जो हेतु हैं उन्हें दुष्ट हेतु कहते हैं, जिनका नाम है सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, इसको सत्प्रतिपक्ष भी कहते हैं, साध्य सम, इसको असिद्ध भी कहते हैं, और कालातीत, इसको बाधित भी कहते हैं। इनका विशद विवेचन न्याय दर्शन में किया गया है। ये हेत्वाभास नाम के पदार्थ हैं। इनको जानने से क्या है कि अगर हम हेत्वाभास जान जाएंगे तो अपनी अनुमिति में मेरा हेतु हेत्वाभास है कि नहीं, ये जानेंगे तो तत्वज्ञान में हमारा भ्रम नहीं होगा। और दूसरा, अगर हेत्वाभास उपस्थित करके गलत अनुमान के द्वारा हमारे ज्ञान को गलत दिशा देना चाहता है तो उसके हेत्वाभास की निवृत्ति भी हम कर सकते हैं। तुम गलत तर्क दे रहे हो, तुम्हारा हेतु सही नहीं है, हेत्वाभास है, तुम्हारे द्वारा किया गया अनुमान सही नहीं है। तो अनुमान प्रमाण की पुष्टि के लिए हेत्वाभास का ज्ञान भी आवश्यक है। अभी मैंने कहा जल्प में छल, जाति और निग्रह स्थानों का प्रयोग होता है। तो छल क्या है? तो सामने वाले ने किसी वस्तु को किसी अभिप्राय से बोला और प्रतिपक्षी उसके अभिप्राय से विपरीत उस अर्थ को ले जाके और बात को दूसरी तरफ घुमाए, यही छल है। वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम। अर्थ के विकल्प की उपस्थिति करके सामने वाले के वचन का विघात कर देना, इसी का नाम छल है। जैसे उदाहरण छोटा सा ले लें, किसी ब्राह्मण ने एक कंबल नया खरीदा तो उसका दूसरा साथी कहता है नव कंबलोयम ब्राह्मण, इस ब्राह्मण के पास नया कंबल है। तो दूसरा उसका साथी हंसी मजाक में कहता है कुतो नव कमलानि अस्य दरिद्रस्य, अरे इस दरिद्र के पास 9 कंबल कहां से आए। तो नव शब्द के 2 अर्थ हैं, नया और 9 संख्या। तो सामने वाले में नव कंबला में नया कंबल इसके पास है ये कहना चाहा, दूसरे ने उसकी बात को पकड़ के नव शब्द को 9 संख्या के रूप में लेकर के इसके पास 9 संख्या वाले कंबल तो है ही नहीं, बात को खंडित कर दिया। ऐसे ही विचार विमर्श में किसी व्यक्ति ने किसी शब्द को किसी अर्थ की उपस्थिति के लिए किसी अभिप्राय से प्रयुक्त किया, छलवादी उसी अर्थ को दूसरे अर्थ में ले जाकर के उसके अर्थ में विभ्रम डाल देता है। ये छल की उपस्थिति है। छल 3 प्रकार का है: वाक्छल, सामान्य छल, उपचारित छल। इनका विशद विवेचन गौतम ने वो भाष्यकार ने किया है। जाति क्या है? कह असद उत्तरम जाति, तर्काभास, सामने वाले के पक्ष को खंडित करने के लिए आभास तर्कों की उपस्थिति कराना, यही जाति है। 24 प्रकार के आभास तर्कों का उपस्थापन गौतम सूत्रकार ने किया है। साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, ये उसका प्राथमिक लक्षण है कि वादी से प्रयुक्त जो भी अर्थ है उसका किसी अन्य वस्तु से साधर्म, समान धर्मता, वैधर्म या विधर्मता दिखला करके उसके पक्ष का खंडन करके जो असत तर्कों का प्रयोग करना है उसे ही जाति कहा गया है। यह जाति एक पारिभाषिक शब्द है जो तर्काभासों के लिए प्रयुक्त होता है। निग्रह स्थान का, निग्रह का स्थान, सामने वाला जहां गलत बोल रहा है उस गलती को पकड़ लेना, उस जगह पर वो गलत है ये दिखाना, इसी का नाम है निग्रह स्थान। निग्रहस्य स्थानम निग्रह स्थानम। सामने वाला अगर कुछ विपरीत बोल रहा है तो उसको टोक देना कि यहाँ आप गलत बोल रहे हैं, ये आपका पक्ष ठीक नहीं है। ये परस्पर वाद और जो है जल्प और वितंडा में निग्रह स्थानों का यथायोग्य प्रयोग होता है।
तत्व ज्ञान के लिए जिन निग्रह स्थानों को नहीं बोलना चाहिए वो बाद में प्रयुक्त होते हैं, बाकी और जो है वह जल्प और वितन्ना में आते हैं। निग्रह स्थान का लक्षण किया गया विप्रतिपत्ति रप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। विप्रतिपत्ति माने विपरीत ज्ञान, संशय, विरुद्ध ज्ञान हुआ, और अप्रतिपत्ति माने अज्ञान। तो किसी वादी को अपने पक्ष का सम्यक ज्ञान नहीं है, संशय है या मिथ्या ज्ञान है, तो जब वो अपने विपरीत ज्ञान को उपस्थित करेगा तो हमें उसे रोकना पड़ेगा कि आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, आपका ज्ञान ठीक नहीं है। अथवा किसी वस्तु में प्रश्न किया जाए कि ये वस्तु कैसी है, उसका उत्तर वो ना दे पाए तो वो अप्रतिपत्ति है, अज्ञान है। तो अज्ञान भी निग्रह स्थान होता है और विप्रतिपत्ति विपरीत ज्ञान भी निग्रह स्थान होता है। ये कथा के अंतर्गत इन 22 प्रकार के निग्रह स्थानों का स्वरूप हमें बतलाया गया है।